हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे, पूरी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी वीडियो है, ये हमारी वीडियो है आपकी करंट अपडेट्स मॉर्निंग की। और डेट क्या है? 13 फरवरी 2023, मतलब 13 फरवरी 2023 के मॉर्निंग के करंट अपडेट्स की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहली न्यूज है हमारी, फॉर्मर एससी जज अब्दुल नजीर अपॉइंटेड आंध्र प्रदेश गवर्नर। ये एससी जज क्या है? एससी जज मतलब एससी का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ही शॉर्ट में लिख देते हैं एससी। तो जो एससी के जज थे, फॉर्मर मतलब जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, जो पुराने जज थे एससी के मतलब सुप्रीम कोर्ट के, क्या नाम है उनका? अब्दुल नजीर। ये अपॉइंट किए गए हैं एज आंध्र प्रदेश गवर्नर। जो गवर्नर है वो चुने गए हैं आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश तो आपको पता ही है कौन सी स्टेट है। उसके बाद गवर्नर कौन होते हैं? देखिए, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं ना, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे ही स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, है ना। वही सेम पावर एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है इनकी पावर में। और जो गवर्नर होते हैं ये जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जो केंद्र सरकार है उसको रिप्रेजेंट, उसको जो है, जो उसका पक्ष है वो रखते हैं, वो जाकर कहां पे? आपकी किसी भी राज्य में। ठीक है, तो ये गवर्नर का काम है। तो इनको गवर्नर जो है चुना गया है अब्दुल नजीर को। और इनको चुनता कौन है? गवर्नर किसी को भी कौन चुनता है? इनको चुनते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुनते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो चुनते हैं गवर्नर को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो मतलब चुनते तो हैं प्रेसिडेंट, लेकिन रिक्वेस्ट किसकी होती है? रिक्वेस्ट होती है प्रधानमंत्री की। और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, वो सब जो मिनिस्टर पूरी तुम्हारी हमारी एक कैबिनेट बनती है पूरी, उसमें जो भी मिनिस्टर होता है वो सब या और प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कैबिनेट के हेड कौन हुए? प्रधानमंत्री हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए। तो वो सब मिलकर रिकमेंड करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। नाम यदि आप इनको बना सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट उनमें से चुनते हैं किसको बनाना है। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश का गवर्नर किसको चुना है? अब्दुल नजीर को। तो अब्दुल नजीर के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें, अब्दुल नजीर अभी जनवरी 2023 में ही अभी रिटायर्ड हुए सुप्रीम कोर्ट से, है ना। मतलब अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, जनवरी 2023 में रिटायर्ड हुए अब्दुल नजीर जी। इनके बारे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात की जाए कि ये कब जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, मतलब कब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जिनको चुना गया, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनमें इन्होंने भाग लिया है ना। तो इनको चुना गया था 2017 में। 2017 में इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए चुना गया, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 2017 में चुना गया। इससे पहले ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे। क्या थे? कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे। और 2017 में इनको चुन लिया गया। 2017 में इनको चुन लिया गया जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके जज के रूप में। ठीक है ना। उसको इनकी जो वो है उनको ऊपर वाले कोर्ट में बुला देगा, क्योंकि देखिए सबसे ऊपर कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है। तो ये हाई कोर्ट में काम कर रहे थे, तो इनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज के उस पर बुला लिया गया। ठीक है ना। इनको जो है वहां पर ऊपर बुला देगा। इनका मतलब प्रमोशन हो गया एक तरह से, ऊपर इनको बुला लिया गया। जो ऊपर वाली पोस्ट थी, पोस्ट तो सेम ही थी, लेकिन जो जगह थी वो ऊपर वाली थी, क्योंकि पहले हाई कोर्ट में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। ठीक है, फिर इनके बारे में और बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बताता हूं जिनके हिस्से रहे हैं। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट केसेस बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं जिन केसों के हिस्से रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हमारे यहाँ पे, ऐसे हैं जी। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक वाला जो केस था ये उसका हिस्सा थे। ट्रिपल तलाक वाला जो केस था, तीन तलाक वाला उसका हिस्सा थे। फिर राइट टू प्राइवेसी का जो था केस, है ना। प्राइवेसी, हम राइट टू प्राइवेसी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, वो वाला जो केस था, केस का नाम क्या था? राइट टू प्राइवेसी वाले केस का नाम क्या था? राइट टू प्राइवेसी वाले केस का नाम था रिटायर्ड जज पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिटायर्ड जज पुट्टास्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कौन सा केस था? ये आपका ये था, प्राइवेसी वाला केस था। ठीक है ना। प्राइवेसी वाला केस बोल दो इसको, आधार जजमेंट भी बोलते हैं, आधार केस भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए 2। और इनकी बात करूं, इन्होंने और कौन से में, जो राम मंदिर वाला केस था, उसमें भी ये जज थे, है ना। उसमें भी ये जज था, क्योंकि अगर आपको याद हो, जो राम मंदिर वाला केस हुआ था उसमें 5 जज थे टोटल, है ना। तो पांचों ने वो देना था फैसला। तो उनमें से एक जो थे वो मुस्लिम पक्ष से थे, और बाकी 4 जो थे वो हिंदू पक्ष से थे। तो जो मुस्लिम पक्ष से थे वो यही थे, अब्दुल नजीर जो है यही थे। ठीक है, देखिए 2017 में जब इनको चुना गया था ना, तो इनको यही कह के चुना गया था
कि जो अब हमारी मिनोरिटी है, मिनोरिटी कौन, जो मुस्लिम वो है हमारी कम्युनिटी, जो मिनोरिटी में है भारत में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने चुना है इनको स्पेशली। क्योंकि जब इनको चुना गया था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे जजेस थे जो इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा सीनियर थे, क्योंकि सीनियर मोस्ट जजेस को चुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन सबको छोड़ के इनको चुना गया। तो ये कह के इनको चुना गया कि हम जो है हमारी जो माइनॉरिटी है, जो हमारी मुस्लिम माइनॉरिटी है, उसको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए स्पेशली इनको चुना गया है। ठीक है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी जब इनको चुना गया था कि ऐसे कैसे जो सीनियर मोस्ट जजेस है उनको छोड़ के आपने इनको चुन लिया। तो जस्टिफिकेशन क्या दिया गया था कि हमने इनको इसलिए चुना है क्योंकि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी ग्रुप है हमारा, मुस्लिम जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और यही चीज जब ये राम मंदिर केस में चुना गया था इनको, राम मंदिर जो केस था उसमें जब इनको बेंच के लिए चुना गया था, मतलब जज के लिए चुना गया था, यही चीज बोली गई थी कि देखिए हिंदू पक्ष की तो सब वो है, जज है बाकी, लेकिन एक कोई ना कोई मुस्लिम पक्ष का भी तो होना चाहिए, जो मतलब बिल्कुल ऐसा ना लगे फैसला के वाइस फैसला एकदम, है ना, तो मुस्लिम पक्ष के पक्ष में दिया गया है बिल्कुल फैसला। तो इस वजह से इनको चुना गया था, किसको, अब्दुल नजीर को उसमें भी। ठीक है, तो इन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जिनमें उन्होंने फैसला दिया, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, है ना, और ट्रिपल तलाक हो गया, फिर आपका ये राइट टू प्राइवेसी वाला हो गया, राम मंदिर हो गया, और भी कई सारे केसेस जिन्होंने उसमें जिनमें ये हिस्सा थे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है। जैसे ट्रिपल तलाक वाले में बताऊं, बाकी सब में तो ये और जितने जजेस थे उनके साथ थे, लेकिन ये ट्रिपल तलाक वाला केस है, इसमें बाकी जजेस के साथ नहीं थे। हालांकि ये पास हो गया, क्योंकि देखिए स्प्लिट मेजोरिटी से पास हो जाता है। स्प्लिट मेजोरिटी क्या होती है, देखिए स्प्लिट मेजोरिटी होती है, मान लीजिए जैसे राम मंदिर था, राम मंदिर में 5 जज थे, तो 5 के 5 ने बोल दिया कि हाँ जी हाँ राम मंदिर था, तो ये तो फुल मेजोरिटी हो गई। लेकिन स्प्लिट मेजोरिटी क्या होती है, मान लीजिए 4 ने बोल दिया होता कि था और 1 ने बोल दिया होता कि नहीं था, तो ज्यादा किसके पास है, ज्यादा इसके पास है, ये जो है आपका किसके पास है कि था मंदिर था, हाँ वहां पे पहले इस चीज के ऊपर है पहले 4, और 1 जो है वो अपोजिट में है इसके में। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए मेजोरिटी जो पहले 5 थी स्प्लिट तो हो गई है 4 और 1 में, लेकिन अभी भी जीता कौन है, जिसके पास ज्यादा वोट है, ज्यादा वोट किसके पास है कि था। तो ये होती है स्प्लिट मेजोरिटी आपकी। तो ये अकेले थे जिन्होंने ट्रिपल तलाक में बोला था कि देखिए ट्रिपल तलाक तो कानूनी सही है, इनके यहाँ पे जैसे बोलते हैं, मतलब जो मुस्लिम रिलीजन है उनकी जो उनके यहाँ पे ये शुरू बहुत पहले से चला आ रहा है, तो ये सही है। तो ये अकेले थे जिन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन फिर भी स्प्लिट मेजोरिटी हुई थी, तो खाली अकेले थे जिन्होंने ऐसा बोला था, इस वजह से ट्रिपल तलाक जो है उसको बैन कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट टू हेयर अदानी हिंडनबर्ग रो, हिंडनबर्ग रो। तो क्या है, ये जो अदानी और हिंडनबर्ग वाला जो केस है, ये मैंने आपको कई बार बताया ना मैंने आपको। ये जो हिंडनबर्ग है एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की, यूएसए की। ये क्या करती है, इसने क्या किया है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। ये बहुत बार, ये हर बार ऐसे करती है, कई बार इसने ऐसा किया है बहुत सारी कंपनियों के लिए कि ये उनके ऊपर पूरी रिसर्च करके उनके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, और रिपोर्ट में बताती है कि इनके यहाँ क्या क्या कमी चल रही है, क्या क्या चीज इनके हो रही है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे अदानी ग्रुप है, अदानी जो कंपनी है इस टाइम पे, अदानी जो आप इनके गौतम अदानी जो इसके मालिक हैं, वो टॉप 3 में आ गए थे, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में टॉप 3 में आ गए थे। और इनकी जो कंपनी है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी, इनके जो शेयर है बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। और क्योंकि अदानी ग्रुप में बहुत सारी कंपनी आती है, ऑयल की कंपनी आती है, मेन बिजनेस क्या है अदानी ग्रुप का, पोर्ट वाला बिजनेस है मेन, तो पोर्ट मतलब बंदरगाह वाला लेकिन ये जो है और भी बहुत सारे काम करने लगे। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी हो जाती है तो फिर वो अलग अलग सेक्टर में फैल जाती है ना। जैसे टाटा है, टाटा देखिए, आपको टाटा की गाड़ी भी मिलेगी, आपको टाटा के ट्रक भी मिलेंगे, आपको टाटा की चाय भी मिलेगी, हाँ मिलेगी ना चाय, और भी बहुत सारी चीज आपको टाटा की मिल सकती है। उसी तरह अडानी जो है इसने ये भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में चला गया था, ऑयल का सेक्टर में चला गया, रिफाइनरी के सेक्टर में चला गया, और भी बहुत सारी चीजों के सेक्टर में चला गया था। तो जो ये जो हिंडनबर्ग है, इसने पूरी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद इसने रिपोर्ट छापी कि टाटा जो है अपने जो वर्कर्स है उनको मैनिपुलेट करता है, उनको ठीक से सैलरी नहीं देता, उनके ऊपर अत्याचार करता है, और बहुत सारा जो पैसा है उसको मनी लॉन्ड्रिंग में यूज करता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है जो काला धन होता है उसको सफेद करना, काले धन को जो है उसको सफेद करने का प्रोसेस जो है वो करता है, और बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें करता है। कौन, ये जो अडानी ग्रुप है ना। तो इस वजह से हमको इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो इसके शेयर बढ़ते चले जा रहे हैं ना, ये जो है जैसे बढ़ने चाहिए ऐसे नहीं बढ़ रहे, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड बढ़ रहे हैं, मतलब ये अपने शेयर्स को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड मतलब, क्योंकि देखिए कुछ जो शेयर थे वो लगते थे इनके कि अनप्रेसिडेंटेड है, क्यों, क्योंकि देखिए कुछ कुछ शेयर ना इनके एक एक दिन में हजार परसेंट तक बढ़े हुए हैं। किनके, अडानी के, अडानी जो ग्रुप है इनके कुछ शेयर ऐसे थे जो एक दिन में हजार परसेंट तक बढ़े हुए हैं। 1000 हो गए, 2000 हो गए, 1500 हो गए, ऐसे ऐसे शेयर, इतने इतने परसेंट शेयर भी इनके बढ़े हुए हैं एक दिन में। तो इससे लगता है, हाँ इससे ऐसे लग जाता है कि हाँ जी इनका जो है
जो है कुछ अनप्रेसिडेंटेड तो कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट छापी, किसने, हिंडनबर्ग ने, ये जो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे इन्होंने रिपोर्ट छापी तो धीरे धीरे करके गौतम अडानी की जो शेयर है वो नीचे गिरते चले गए। मैंने क्या बताया आपको, गौतम अडानी जो है तीसरे नंबर पर आया करते थे, और अब जो है अब ये टॉप 10 में भी नहीं है, अब ये टॉप 10 में भी नहीं है। गौतम अडानी अब 13-14 नंबर पे आ गए नीचे गिरते गिरते। क्यों? क्योंकि इनके शेयर जो है बहुत ज्यादा गिरे हैं। अगर मैं बात करूंगा इनको लॉस कितने का हुआ है, पिछले कुछ सालों में इनको लॉस कितने का हुआ है, पिछले कुछ सालों में इनको डॉलर नहीं, सॉरी, रुपी, डॉलर नहीं, रुपी 217 करोड़ का लॉस हो चुका है इनको, पिछले साल बोल रहा हूं मैं, पिछले कुछ दिनों में जब से इनकी रिपोर्ट आई है, मतलब करीबन 2 हफ्ते हो गए होंगे, 1-1.5-2 हफ्ते। मैंने आपको पढ़ाया भी था, हिंडनबर्ग और अडानी की जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रही थी, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी मैंने आपको बताया भी था। तो करीबन 217 करोड़ रुपए का इनका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, और अभी भी इनके शेयर गिरते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है रुक गए, अभी भी इनके शेयर गिरते चले जा रहे हैं। तो अब अडानी ने अभी तक कुछ जवाब दिया नहीं है ना, अडानी ने अभी कुछ जवाब दिया नहीं है, बस इसने इतना बोला है कि इन्होंने एक बार एक रिपोर्ट छापी थी 100 पन्नों के आसपास की, उसमें खाली ये एक तो मेन बात उसमें सबसे ज्यादा उभर के आई थी, बस ये था कि ये जो है इंडिया की इमेज खराब करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हिंडनबर्ग जो है, ठीक है ना, और इंडिया की इकोनॉमी को इससे बहुत नुकसान होगा। उसके बाद इन्होंने बस इतना बोला है कि हम जो है संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा हमारा बिजनेस जो है अपने आप संभल जाएगा। लेकिन इन्होंने जो ये इल्जाम इसमें लगाए हिंडनबर्ग ने, एक भी अभी तक इसकी जो है क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। क्योंकि देखिए अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आप क्लैरिफिकेशन दो और बचो अपने आप को, क्योंकि जब मुसीबत में आपको कोई मुसीबत में फंसाना चाहता है और आप उससे निकल के आते हो तो आप और ज्यादा स्ट्रांग होते हो। लेकिन अभी तक जो है अडानी ग्रुप ने जो है कुछ किया ही नहीं है, तो इससे क्या आशंका हो रही है कि हो सकता है अडानी ग्रुप जो है अडानी ग्रुप जो है शायद इसमें ये सब चीजें कर रहा हो, जिसका जिसका इल्जाम लगाया है किसने, हिंडनबर्ग ने, इसका जो है इल्जाम लगाया हिंडनबर्ग ने, शायद ऐसा सब कुछ कर रहा हो। ये कौन कर रहा हो, अडानी ग्रुप। तो क्या हुआ, एक जज है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है विशाल तिवारी, एक जज है, जज नहीं सॉरी वकील है, एडवोकेट है, जज नहीं वकील है, एक एडवोकेट है जिनका नाम क्या है, विशाल तिवारी। इन्होंने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है। अब ये पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पता कोई भी डाल सकता है। अगर मान लो मैं जज हूं या मैं कोई जज हूं और मुझे लगता है कि भाई किसी इस इंसान के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बहुत सारी चीजें इसके साथ गलत हो रही हैं, तो मैं उसके खिलाफ, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ पीआईएल डाल सकता हूं जाके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ जी ये डिस्कस करने वाला मुद्दा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा मुद्दे को, है ना। जैसे बताऊं, जो सबसे फेमस केस है आज तक का जो पीआईएल के थ्रू आया है, वो केस है आपका हुसैनारा खातून वाला, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। ये पढ़िएगा, कभी टाइम मिलेगा ना जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं, तो पॉलिटी एक काम करेंगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो साथ साथ में ना जो बहुत सब इंपॉर्टेंट केसेस है ना उनको भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर बात करी थी, राम मंदिर वाला केस ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल तलाक वाला केस ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपका प्राइवेसी वाला केस, जो पुट्टास्वामी वाला केस मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, और जैसा अभी मैंने हुसैनारा खातून वाला केस बताया ये इंपॉर्टेंट है, हुसैनारा खातून। फिर एक विशाखा गाइडलाइन करके एक केस आता है वो इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊं केशवानंद भारतीय वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनर्वा मिल्स केस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मेनका गांधी वाला केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो केसेस है ना, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस है, जिन्होंने बहुत मतलब ऐसी ऐसी माइलस्टोन जजमेंट दी है, ऐसी ऐसी जजमेंट दी है जिनको, जो हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा बना रही है, ऐसे केसेस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। एक पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट केसेस बनाएंगे जिस हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, और उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। अभी रुकिए थोड़ा सा टाइम मिलने दीजिए, ये महीना निकलने दीजिए, जैसे ही हम ऑनलाइन आना शुरू हो जाएंगे, मतलब अगले महीने से लाइव आने शुरू हो जाएंगे हमारी क्लासेस, और जैसे ही लाइव आनी शुरू होंगी हमारी क्लासेस तो मेरे को टाइम मिल जाया करेगा, उसमें मैं आपको ये पढ़ाना शुरू करूंगा, ये जो इंपॉर्टेंट केसेस है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपको भी पता चलता रहेगा कि जी ये हम जो चीज बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, तो उसके बाद उससे पहले हुआ क्या क्या था, पूरा बैकग्राउंड क्या है, समझ गया। तो ये जो पीआईएल थी ये डाली किसने, मैंने आपको समझा दिया पीआईएल क्या होती है, सबसे बड़ा केस जो है वो बता दिया पीआईएल का। बाकी जब आप इसके बारे में पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, तो पीआईएल के बारे में उसमें सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो पीआईएल जो है ये इन्होंने डाल दी है, ये जो है विशाल तिवारी ने, और इन्होंने ये कहा है विशाल तिवारी ने, देखिए इतना समय हो गया, 2 हफ्ते के आसपास हो गया, और अभी तक जो आपके अडानी ग्रुप है इसने कुछ क्लैरिफिकेशन दी नहीं है। इससे क्या हो रहा है, भारत की जो हमारा देश है उसकी इमेज गिर रही है ना। देखिए उसकी इमेज कैसे गिर रही है, अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की कंपनीज में, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जब भी तो हमारी कंपनी जो ऊपर से ऊपर बढ़ती चली जाती है, और हमको भी, हमारे देश को बहुत, हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर ऐसी खबरें हमारे लिए आएंगी कि जो हमारी कंपनी है वो ऐसे उल्टे सीधे काम कर रही है, तो क्या होगा कि
उनके शेयर्स गिरने लगेंगे कंपनी के, जैसे इनके बहुत सारे परसेंट गिर रहे हैं, मैंने बताया इतने करोड़ रुपए का इनको नुकसान हो गया, 217 करोड़ का इनके शेयर लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं। अब जिसने इनके शेयर में पैसे लगाए होंगे उसके पैसे तो डूब रहे होंगे, है ना। हालांकि मैंने आपको बताया भी था, पैसे कमाने के गिर रहे हो तो भी पैसे कमा सकते हैं, उठ रहे हो तब भी पैसे कमा सकते हैं, 2 प्रोसेस मैंने आपको बता रखे हैं। पर फिर भी उनको जो है नुकसान हो रहा होगा, तो उनको उनका फिर भारत की कंपनियों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, फिर वो भारत की कंपनियों के ऊपर पैसे क्यों लगाएंगे। तो इस वजह से क्लैरिफिकेशन जरूरी है, इसी वजह से भारत की इमेज खराब होगी। लेकिन जब अदानी ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ फिशी है। फिशी मतलब कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत है, और जो है भारत की इमेज तो खराब हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में इन्होंने पीआईएल डाली है विशाल तिवारी ने कि आप जो है इसकी तहकीकात करिए, क्योंकि अब तो इतना समय हो गया और अभी तक अडानी ग्रुप ने कुछ किया नहीं है, तो तहकीकात करिए। अगर अडानी ग्रुप गिल्टी है तो इनको सजा दीजिए, नहीं तो फिर ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको हटाइए फिर, है ना। ऐसा बोला किसने, विशाल तिवारी ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है ये एक्सेप्ट कर लिया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप कोई केस डालते हो ना, पहले उसको एक आध हियरिंग में सुना जाता है, फिर उसके बाद डिसाइड होता है इस केस को रखना भी है, रखने के लायक है भी कि नहीं है। तो भाई ऐसी फालतू केस हो, अगर रखने के लायक है तो उसको रखा जाता है, उसके ऊपर फिर पूरी कार्रवाई होती है, वरना उसको पहली 1-2 बार जो सुनवाई होती है उसी में उसको खारिज करके हटा दिया जाता है अगर वो सुनने लायक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और अब इस केस के ऊपर जो है पूरी वो चलेगी, पूरी मतलब तहकीकात होगी इस केस की। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस फैमिली आईडी वन आईडी। तो देखिए थोड़ा यूनिक सा प्रोसेस है, मतलब थोड़ी यूनिक सी चीज लॉन्च की है, आज तक ऐसी किसी ने की नहीं है पूरे इंडिया में, या कहीं बाहर भी नहीं सुनी होगी आपने। ये जो यूपी की गवर्नमेंट है, यूपी की जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, इसने एक नई चीज लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, फैमिली आईडी। फैमिली की एक आईडी होगी, एक फैमिली की, जिसमें एक फैमिली के पास एक आईडी होगी जिससे वो पहचाने जाएंगे। अब ये एक फैमिली के पास एक आईडी होगी, ऐसा क्यों, ये मतलब क्यों लॉन्च किया जा रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट इसलिए लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि जो हमारी यूपी की गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है, इसने एक स्कीम, ये जो आपकी स्कीम एक अपनी लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर ये क्या करेगी कि हर एक फैमिली से एक इंसान को जॉब मिलेगी, हर एक फैमिली से एक इंसान को जॉब मिलेगी। तो उसके लिए उनको पूरा पता होना चाहिए कि एक फैमिली में कितने मेंबर है ना, जब भी तो उसमें से एक इंसान को, मतलब एक इंसान को किसी को भी उठाकर जॉब दे दी जाएगी, जिसको भी चाहिए होगी, मतलब सरकार नहीं चुनेगी, वो फैमिली वाले खुद चुनेंगे किसको जॉब चाहिए। तो जैसे मान लो 4 लोगों की फैमिली है और 4 में से किसी एक को जॉब देनी है, तो पता भी तो होना चाहिए सरकार को कि 4 जो है ये फैमिली के मेंबर, एक ही फैमिली के मेंबर है। पता चला लोगों ने बोल दिया कि नहीं हम तो जी अलग फैमिली के, हम अलग फैमिली के, और चारों ने अलग अलग जॉब ले ली, या मान लीजिए दो ने इनमें से जॉब ले ली, लेकिन जॉब जो है किसको देनी है, सरकार को एक ही को देनी है। तो ये जो पोस्ट थी किसी और के पास चली गई, जो किसी और का हक था वो किसी और के पास चला गया। तो इस सब चीजों से बचने के लिए ये जो है फैमिली आईडी बनाई जा रही है, जिसमें वन फैमिली वन आईडी का काम किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा एक पोर्टल बनाया जाएगा, ये जो आपकी यूपी गवर्नमेंट है पूरा एक पोर्टल बना रही है, उसके अंदर आपको रजिस्टर करना है, जो भी आपके फैमिली मेंबर है सबको अपना राशन कार्ड दिखाना है, अपना जो आईडी वगैरह सब कुछ दिखा के पूरा आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, आपके सब फैमिली मेंबर्स को। ये उसके बाद क्या होगा, हमारी जो होगी, ये जो सरकार है, यूपी की सरकार है, इनके पास क्या आ जाएगा, इनके पास पूरा डाटा आ जाएगा, पूरा इनके पास डाटाबेस बन जाएगा, और उसके बाद ये आपकी आईडी जो है आपको दे देंगे। वैसे बेसिकली आईडी जो है आपका राशन कार्ड से बन के आएगी, तो आपका राशन कार्ड नंबर होगा ना, वही आपकी आईडी बन जाएगी उसके बाद। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए फिर अलग से भी आईडी आएगी, 12 डिजिट की जो है, 12 डिजिट की आईडी आया करेगी, 12 डिजिट का नंबर होगा, वो आपकी एज आईडी आपका काम करेगा। आप कुछ भी काम कर रहे हो वो 12 डिजिट का नंबर आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, जो हमारा राशन कार्ड है बेसिकली उसी की बात होगी। ऐसे तो राशन कार्ड जो है वही मेन भूमिका इसमें निभाएगा। लेकिन देखिए सबको नहीं मिल, लेकिन ये जो स्कीम लॉन्च की गई है ना, किसकी, यूपी गवर्नमेंट द्वारा, कौन सी स्कीम के हर फैमिली में से एक मेंबर को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। ये हर किसी उसके लिए नहीं है, ये हर किसी फैमिली के लिए नहीं है वैलिड, ये खाली उन्हीं फैमिलीज के लिए वैलिड है जिनको फायदा नहीं मिल पा रहा। किससे फायदा नहीं मिल पा रहा, जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से फायदा नहीं मिल पा रहा, जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से फायदा नहीं मिल पा रहा। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम क्या है, इसके बारे में हमने कल भी जिक्र किया था, राजस्थान का रिलीफ पैकेज जो है उसमें डिस्कस किया था। लेकिन मैंने ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी जो स्कीम है इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन हाँ इसको मेंशन उसमें किया था। तो नेशनल, बाकी भी हम इसके बारे में 1-2 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम क्या है, देखिए जो गवर्नमेंट है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, वैसे तो स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की है, लेकिन अलग अलग राज्य में तो इंप्लीमेंट होगी जब, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है कहाँ इंप्लीमेंट करेगी, कहाँ पे इसको लागू करेगी, वहीं पे करेगी ना जो स्टेट्स है। तो जो स्टेट है इसके थ्रू क्या हो रहा है, इस स्कीम के थ्रू, ये जो है आपकी स्कीम के थ्रू क्या हो रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं मिल पा रहा 2 वक्त का,
उनको खाना प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा। देखिए फ्री चावल, फ्री गेहूं, फ्री दालें, ये सब प्रोवाइड करती है ना सरकार। तो ये जो इसके अंदर की जाती है उन्हीं को, ये जो वो उसी के वही जो स्कीम है वो है वाली, जो फ्री चावल गेहूं वगैरह, ये जो दाल वगैरह होती है ना, वो इसी स्कीम के अंडर आ रहा है। जो कोविड-19 में बहुत ज्यादा बांटे सरकार ने, तो वो अब भी चल रहा है। इस टाइम पे भी जो फैमिली ऐसी है जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है। बिलो द पॉवर्टी लाइन मैंने आपको कल समझाया था क्या होता है। ये पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, उसने एक चीज डिसाइड की हुई है कि अगर किसी के पास कोई महीने में या महीने में नहीं, दिन में, कोई दिन में अगर इतने पैसे कमा रहा है, इतने पैसे कोई दिन में कमा रहा है, तो वो आराम से 2 वक्त का खाना खा सकता है। तो इसके नीचे जिसकी सैलरी है ना, इसके नीचे जो दिन के हिसाब से जो पैसे कमा रहा है, वो क्या हो गया आपका? वो हो गया पॉवर्टी लाइन से नीचे। और जो इतने पैसे कमा रहा है, ये एक डिसाइड की गई लाइन है। इससे कम कमा रहा है तो नीचे आ गया, और इससे ऊपर कमा रहा है तो ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये एक पॉवर्टी लाइन है। तो इसके नीचे जो लोग होंगे ना, उनको ये वाली फैसिलिटी मिलेगी। किसकी? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्कीम की। नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है, इसके थ्रू इनको फ्री खाना, चावल वगैरह ये सब दिए जाएंगे। चावल हो गया आपके, गेहूं हो गए, दाल हो गई, और भी 2 चीनी हो गई, ये सब जो चीजें दी जाएंगी। तो जो भी फैमिलीज इसके अंडर नहीं आती है, जिनको भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है, ये जो स्कीम है आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, जिनको भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है, उन सबको जो है उस ये वाली स्कीम का फायदा मिलेगा। कौन सी वाली का? कि जितने भी घर में मेंबर है, उनमें से एक किसी मेंबर को जॉब प्रोवाइड की जाएगी इसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और उसी चीज को जानने के लिए कि कौन सी ऐसी फैमिली है जिनको जो है ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम का फायदा मिल रहा है, ऐसी फैमिली कौन सी है, और ऐसी कौन सी फैमिली है जिनको नहीं मिल रहा है, फिर उन और कौन कौन से लोग हैं एक फैमिली में, ये सब देखने के लिए ये पूरा एक डाटा प्रोवाइड कर, ये पूरा एक डाटा बनाया जा रहा है। ये पूरा एक डाटाबेस बनाया जाएगा किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें फैमिली आईडी प्रोवाइड करेंगे जो भी एक फैमिली के मेंबर्स होंगे उनको, और उनके ऊपर लिखा होगा आईडी के ऊपर कि ये जो है बेनिफिशियरी है, किस चीज के बेनिफिशियरी, मतलब बेनिफिट इनको मिल रहा है किस चीज का? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। जिनको नहीं मिल रहा उनके ऊपर लिखा जाएगा नहीं मिल रहा, और फिर उसी के हिसाब से उन लोगों को जॉब दी जाएगी। ठीक है, उसी के हिसाब से उन लोगों को जॉब दी जाएगी। तो अगर प्रेजेंटली बात करें तो यूपी में ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके कितने बेनिफिशियरी हैं? प्रेजेंटली यूपी में 3.59 359 करोड़ फैमिलीज इसकी बेनिफिशियरी है इस टाइम पे यूपी में। 359 करोड़ तो फैमिली जो है इसकी बेनिफिशियरी है। तो ये तो परिवार हो गए, 359 परिवार हो गए ये। लेकिन अगर मैं बात करूं सदस्य कितने हैं, तो सदस्य हैं 14.92 करोड़। 14.92 करोड़, इतने करोड़ लोग इसके बेनिफिशियरी हैं। क्योंकि देखिए फैमिली में एक फैमिली में 2, 3, 4 मेंबर ऐसे हो सकते हैं, किसी की में 7, 7, 8, 8 भी होते हैं। अगर देखें कोई बड़ी फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली हो, तो इस वजह से 3.59 करोड़ जो है फैमिलीज है, मतलब परिवार हैं। और सदस्य कितने हैं? 14.92 करोड़, मतलब 92 करोड़, 14.92 करोड़, 92 नहीं बोलेंगे इसको, 14.92 करोड़। जो मैथ पढ़ते होंगे उनको समझ में आ गया होगा, मैंने गलत बोल दिया है, इसलिए मैं इंप्रूव कर देता हूं, 14.92 करोड़। ठीक है, ये इतने लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। तो ये जो लोग हैं, ये जो फैमिली है, इनको अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो भी लोग यूपी में रहने वाले हैं, उन सबको ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लॉन्च हो रही है, कौन सी? जो पूरे परिवार में से एक किसी इंसान को जॉब प्रोवाइड की जाएगी। जो भी परिवार सेलेक्ट करेगा कि इस इंसान को जॉब मिलनी चाहिए, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा, इस वजह से ये जो सरकार है उसके पास ही पूरा डाटा हो, इस वजह से ये बनाया जा रहा है। क्या? फैमिली आईडी, वन आईडी फॉर वन फैमिली, वन आईडी है। या तो ये बोल दो 1 आईडी फॉर 1 फैमिली, या फिर 1 फैमिली 1 आईडी बोल सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी? इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो इंडिया तो सभी जानते हो ईयू क्या है? ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन है ना। जो पूरा यूरोप है ना, जो पूरा यूरोप आपका महाद्वीप है, मतलब इंग्लिश में बोले तो कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारी कंट्री आती है। तो ये सब कंट्रियों ने मिलकर ना एक ग्रुप बना रखा है, मतलब सारी नहीं, 1-2 अलग हटा दो तो, लेकिन मैक्सिमम कंट्री से मिलकर एक ग्रुप बना रखा है जिसको बोला जाता है ईयू। इस टाइम पे इसके 27 मेंबर्स हैं, शायद से 27 या 26 मेंबर्स है इस टाइम पे, इसके एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है ईयू के। तो ये सब जो क्या करते हैं, एक साथ मिलके, ये जो है इनकी मतलब कोई बाउंड्री नहीं मान, मतलब वैसे तो देशों के बीच में तो बाउंड्री है, लेकिन ईयू में जो है वैसे कोई बाउंड्री नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि आपको एक देश से दूसरे देश जाना जो है उसके लिए बहुत कुछ कराना पड़ेगा, नहीं, आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो। फिर उससे क्या होगा? उससे क्या है, एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इनके बीच में ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, इनके बीच में जो है टेक्नोलॉजी शेयरिंग एक दूसरे के साथ इंप्रूव हो रही है। ये जो है बेसिकली तो ट्रेडिंग के लिए ग्रुप बनाया गया है, ये ट्रेड आराम से अच्छे से एक दूसरे के साथ कर सके, इसलिए इस ग्रुप को बनाया गया है। ठीक है, तो ईयू ने जो है पूरी 27 कंट्री हो गई, इन्होंने
इंडिया के साथ ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ये जो एक एग्रीमेंट है ये साइन किया है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल एग्रीमेंट ये साइन किया है, ठीक है ना। अब इसमें किस चीज के ऊपर काम होगा, इसमें किस चीज के ऊपर काम करेंगे ये लोग, ये इसमें काम करेंगे जैसे कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर। ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ग्रीन एनर्जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी एक ही चीज होती है, इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये जो है ईयू और इंडिया आपस में मिलकर, ग्रीन एनर्जी या फिर क्लीन एनर्जी कुछ भी लिखा होता है, दोनों का मतलब एक होता है। दूसरा कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंट सप्लाई चेन, कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंट सप्लाई चेन। अब ये क्या होता है, रिसाइलेंट सप्लाई चेन एंड कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जो भी है बिजनेसेस कर रहे हो, क्योंकि देखिए ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो बिजनेसेस जो भी आपस में करें उसमें बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो, आराम से बिजनेस मतलब जो भी सामान जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इतनी अच्छी सप्लाई चेन होनी चाहिए। ऐसी सप्लाई चेन होनी चाहिए कि कोई परेशानी ना आए इसमें कल को, है ना, कोई भी परेशानी ना आनी चाहिए उस सप्लाई चेन में कल को, ऐसी सप्लाई चेन होनी चाहिए। ओके, तो इनके ऊपर ये जो है काम करेंगे, इनके ऊपर ये जो है काम करेंगे। बाकी टेक्नोलॉजी जो अप टू डेट टेक्नोलॉजी चल रही होगी उसके ऊपर फोकस की जाएगा टेक्नोलॉजी वाले से, उसमें कि जो भी अप टू डेट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। देखिए ऐसी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डील मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, जो इंडिया ने एशियन जो ग्रुप है उसके साथ साइन किया है, और अब मैंने आपको बता दिया ईयू के लिए। ओके, तो देखिए टेक्नोलॉजी के मामले एशियान तो हमसे थोड़ा पीछे है, लेकिन ईयू ऐसा नहीं है हमसे पीछे, बराबर सही है हमारे। तो इसीलिए जो आपस में मिलकर ये लोग नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, फिर एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो गया। तो ये जो है तीनों चीज जो है जिनके ऊपर बेसिकली फोकस किया गया है, ये जो काउंसिल बनाई गई है, ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये जो डील करी गई है, तो इसको जो है तीन उन्होंने उसमें बांटा हुआ है, किसमें, तीन ग्रुप्स में बांटा हुआ है, तीन वर्किंग ग्रुप में बांट दिया है। देखिए तीन ही चीज हो गई, एक तो ग्रीन एनर्जी हो गई, एक ही आपका जो कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंट सप्लाई चेन हो गई, तीसरी टेक्नोलॉजी हो गई। तो इन्होंने उसी के हिसाब से तीन उसमें बांट दिया है, इसको तीन वर्किंग ग्रुप में बांट दिया है। मतलब तीन जो है वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा जो वर्क करेगा, जो काम करेगा इनको इनके ऊपर। ओके, तो पहला क्या बताऊंगा आपको मैं, पहला वर्किंग ग्रुप क्या होगा, पहला वर्किंग ग्रुप होगा आपका कनेक्टिविटी वर्किंग ग्रुप। कनेक्टिविटी मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी वर्किंग ग्रुप, ये किसमें होगा, ये आपका होगा ये वाला जो कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंट सप्लाई चेन है, पहला इसमें हो गया। दूसरा होगा ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, ये कहां आ गया, ग्रीन एनर्जी वाले में आ गया। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, देखिए दोनों का इस्तेमाल इसमें हो गया, मतलब दोनों का एक ही होता है, ठीक है। तो ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जब हमको ग्रीन या क्लीन एनर्जी चाहिए ना, तो उस टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए इसमें बात हो रही है, उसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। तो पहला हो गया आपका कनेक्टिविटी वाला, दूसरा हो गया आपका ग्रीन एनर्जी वाला, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा ग्रुप है, तीसरा आपका ग्रुप है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। क्या, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये ट्रेड के ऊपर, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का यूज तो इन सब में हो रहा है, हमको जो है कनेक्टिविटी अच्छी बनानी है उसमें भी ट्रेड उसकी जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ग्रीन एनर्जी बनानी है उसमें भी, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करना है उसके लिए भी हमारी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इस सब चीज के लिए ये ग्रुप जो है बनाया गया है, किसके अंदर, इंडिया एंड ईयू के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अंदर इसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आई है, जैसे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आनी शुरू हो जाएगी उसके बारे में मैं आपको और सारे मतलब और जो है इसको दोबारा से इंक्लूड करके इसके बारे में सारा एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। अभी इसके बारे में खाली इतनी ही डिटेल आई है कि ये जो है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें तीन जो फील्ड हैं, तीन जो सेक्टर है, इनके ऊपर बेसिकली काम किया जाएगा। ये जो तीन आपको मैंने बता दिए कौन कौन से, कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंस सप्लाई चेन, दूसरा क्या है ग्रीन एनर्जी, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तीसरा ये हो गया। इन तीनों के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। चलिए आज की देखिए, अभी ये जो न्यूज है, न्यूज इन ट्रांजिशन है। न्यूज इन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, न्यूज इन ट्रांजिशन का मतलब अभी ये न्यूज कंटिन्यू चलेगी। तो देखिए मैंने आपको कई बार बताया, कोई भी ऐसी घटना होती है ना, तो कोई भी ऐसी घटना ऐसी नहीं होती, कोई भी घटना ऐसी नहीं होती है जो एक ही दिन में खत्म हो जाती है। कोई भी कुछ भी बात होगी, कुछ भी चीज होगी, अच्छी बुरी कोई भी चीज होगी ना, उसको टाइम लगता है, धीरे धीरे वो चीज जो है चलती है ना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक ही दिन में खत्म हो जाए। ओके, तो अभी तो देखिए इसके ऊपर यही जो भी डिटेल आई है मैंने आपको बता दी, बाकी इसके ऊपर जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं आपको इसको वीडियो में इंक्लूड करता चला जाऊंगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। इसीलिए आप इसके लिए एक पेज इसके ऊपर ये टॉपिक लिख के, जो मैंने अभी बताया वो सब लिख के थोड़ा सा जगह छोड़ दें, ताकि जो भी इंप्रूवमेंट मतलब जो भी अपडेट्स इसके बारे में आए वो यहीं पे अपडेट कर पाए। आप ये कभी भी नोट्स बनाए ना अपने, तो इस हिसाब से मत बनाइएगा कि आज की डेट में ये न्यूज आ गया, आज की डेट में ये न्यूज आ गया, ऐसे नहीं। जो टॉपिक है उस टॉपिक को लिख के उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के थोड़ी जगह छोड़ो उसके नीचे, ताकि उसके आगे जो भी वो कोई खबर आ रही है उसे आप लिख सको। और बाकी मैं बहुत सारी न्यूज को तो बता भी देता हूँ कि कौन सी ऐसी न्यूज है जो अभी आगे बढ़ेगी, जैसे इसके बारे में बता दिया, और भी न्यूज के बारे में बता देता हूँ। जहां भी मैंने बोल दिया ना कि न्यूज इन ट्रांजिशन हो गया, फिर आगे भी इसके बारे में आएगा, तो आप वहां पे तो जगह छोड़ा ही छोड़ो, बाकी कहीं छोड़ो मत छोड़ो, और वहां तो जरूर छोड़ो, ठीक है। चलिए लास्ट न्यूज देखते हैं। आज की लास्ट न्यूज क्या है? IMF कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स ऑफ चाइनाज ग्रोथ मॉडल। तो IMF ने क्या बोला है? IMF ने बोला है कि चाइना को जरूरत है, चाइना का जो ग्रोथ मॉडल है, ग्रोथ मॉडल किस चीज का ग्रोथ मॉडल? जीडीपी का। जो चाइना की जीडीपी का ग्रोथ मॉडल है उसको रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स की मतलब उसको सुधार की जरूरत है, उसको चेंजेस की जरूरत है। रिफॉर्म्स का मतलब बेसिकली सुधार होता है, तो उसको सुधार की उसको सुधार की उसको जरूरत है, उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो चाइना के ग्रोथ मॉडल है, ग्रोथ मॉडल किस चीज के लिए? जीडीपी के लिए। अब देखिए क्या है कि चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा गिर रहा है, वो बहुत ज्यादा गिरता चला जा रहा है। क्यों? देखिए कोविड-19 की वजह से सबको नुकसान हुआ है, सबको, लेकिन चाइना को जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए चाइना ने एक पॉलिसी अपनाई, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। इसमें से क्या किया चाइना ने कि कुछ भी हो जाए, किसी को भी अगर 1% भी आशंका है ना कि उसको कोरोना है, उसको उठाओ पकड़ के डाल दो, उसके घर के अंदर लॉक कर दिया, और बाकायदा उसके गेट है ना उनको जो हथौड़ी और वो होता है ना जो आपका कील होती है उसके द्वारा उसको लॉक कर दिया उनके घरों को। अब लोग अंदर है। अब ऐसे करके जब बहुत पीक पे चल रहा था उनके यहाँ कोरोना वायरस, तो बहुत सारे लोग जो है अंदर लॉक हो गए, और जब बहुत सारे लोग जो है लॉक हो गए, कंपनीज बंद हो गई, लॉकडाउन वगैरह लगे तो कंपनीज बंद हो गई, तो उससे क्या हुआ? इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अब भी जो है ये उससे इंप्रूव नहीं कर पा रहे, मतलब इंप्रूव का मतलब अभी उससे भर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इनकी जीडीपी जो है गिर रही है। अब जैसे इंडिया में भी हुआ ऐसा, इंडिया में भी खूब लंबा लॉकडाउन लगा, लेकिन इंडिया जो है इंप्रूव होता गया, है ना। इंडिया जो है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, और इंडिया की ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है बहुत बेकार चल रही है। किस हिसाब से बेकार चल रही है? जैसे इनकी पहले चल रही थी। जैसे इसमें बताया गया, ये IMF के द्वारा क्या बताया गया कि चाइना की जो ग्रोथ थी ना, जो 2005 के और 6 के आसपास चल रही थी, वो थी आपकी 10% के आसपास चलती थी। लेकिन प्रेजेंटली जो चल रही है 2023 की, जो इनकी प्रिडिक्ट की गई है वो गई है 5.4, मतलब कुल मिला के आधी हो गई, है ना। तो इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा गिर रही है। तो ये तो एक वो हो गया किसकी वजह से इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा गिर रही है। दूसरी वजह क्या है? एक तो कोरोना वायरस हो गया, है ना। फिर दूसरी वजह क्या है जो इनकी ग्रोथ ओवरऑल गिर रही है? अभी तो ये चलो ये जो कोरोना वायरस वाली है तो कुछ सालों के लिए गिर रही है, फिर हो जाएगी सही। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम इनके है वो क्या है, वो सुनिए। जो मैं दूसरे नंबर पर बताऊंगा मेन प्रॉब्लम बताऊंगा क्या है कि इनकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना वो गिर रही है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इनके यहाँ वो गिर रही है। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है? देखिए जो पॉपुलेशन 18 से या फिर 21 साल से और 59 साल के बीच में होती है ना, इसको वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं। इससे पहले वाली पॉपुलेशन को ये स्टडी वाली पॉपुलेशन होती है, और इससे बाद वाली पॉपुलेशन को ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है ना। क्योंकि देखिए कहीं भी आप चले जाओ तो रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 60 साल होती है ना। और जॉब करने की एज मैक्सिमम जो है सब ग्रेजुएशन करने के बाद 21 साल के आसपास ही लगते हैं जॉब करने के लिए, 20-21 साल के आसपास। तो ये जो एज है इसको बोला जाता है वर्किंग एज या फिर वर्किंग क्लास बोला जाता है, जिसमें जितने भी इसमें लोग आते हैं। अब एक समय था जब चाइना इतनी बड़ी जीडीपी बना, कब? ये 2000 के आसपास का समय, 95 से लेके 2005 के आसपास का, 6 के आसपास का, या 2010 के आसपास का बोल दो। इस समय में क्या था? दुनिया में सबसे ज्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ना वो चाइना के पास थी। सबसे ज्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो चाइना के पास थी। जिस तरह इस समय पे कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है? उस देश की 75% तक की जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है। वो कौन सा देश है? वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। जो इंडिया है इसकी 75% तक जो पॉपुलेशन है ना वो वर्किंग एज में आती है, मतलब 21 से लेके 49 साल के में आती है, 59 की उसमें आती है ना। क्योंकि 60 साल से तो फिर रिटायरमेंट हो जाती है शुरू। तो हमारी ये पॉपुलेशन है 75% तक इसमें आती है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है। अगर इंडिया ने चांस को ग्रैब कर लिया, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर लिया, तो इंडिया जो है बहुत ग्रोथ कर पाएगा। जैसे चाइना ने इसका अपॉर्चुनिटी का यूज किया, चाइना इतना ज्यादा ग्रोथ कर गया, उस तरह इंडिया भी कर पाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इस पे आते हैं न्यूज पे। तो जो चाइना की पॉपुलेशन थी, वो जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, अब ये धीरे धीरे बुढ़े होते चले गए लोग, क्योंकि लोगों की उम्र तो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन फिर और क्यों नहीं आए ऐसे? और क्यों नहीं आ रहे वर्किंग पॉपुलेशन में इतने ज्यादा जितने जब थे? क्यों नहीं आ रहे? देखिए क्योंकि इन्होंने क्या किया, 1985 से लेकर 1990 के बीच में क्या किया इन्होंने कानून कर दिया। क्या कानून कर दिया?
वन चाइल्ड पॉलिसी, इन्होंने कानून लागू किया वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि पॉपुलेशन तो इनकी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जैसे इस टाइम पे पहले नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे भारत आता है, अभी कुछ सालों में, अगले कुछ सालों में भारत इनको सब पास कर देगा और पहले नंबर पे आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो इन्होंने एक पॉलिसी पास की, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी। मतलब कि जितने भी लोग हैं वो खाली एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, उससे ऊपर किसी ने किया उसको सजा मिलेगी, है ना। तो इसके बाद क्या किया, लोगों ने एक बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया। अब इतने लंबे समय से चल रहा है, 80s की बात है जब से इन्होंने लोगों ने शुरू किया। अब क्या है, लोग जो है एक ही बच्चे के साथ कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि जब एक ही बच्चा होता है तो बहुत सारी चीज आप कर सकते हो। जो एक बच्चा होगा उसको अच्छे पढ़ाने के लिए पैसे उठा सकते हो, अपने ऊपर भी पैसे खर्च कर सकते हो उसी चीज में, और जो अच्छी अच्छी चीजें एक ही बच्चे को आपको प्रोवाइड करनी है, ऐसा तो है नहीं, फिर आपको रिसोर्सेज बांटने पड़ेंगे, तो उससे लोगों को जो है उस चीज से कंफर्टेबल हो गए। और अब क्या हो रहा है, अब जो एक बच्चा आ रहा था, तो पहले तो पहले तो दो दो तीन तीन चार चार बच्चे भी थे, तो जो वो भी वर्किंग एज में एक टाइम पे आएंगे। लेकिन अब जो एक बच्चा है तो एक ही बच्चा वर्किंग एज में आएगा, तो इसका मतलब एक ही बच्चा ऐसा होगा जो काम करेगा। पहले जब चार बच्चे आ रहे थे, अब वहां पे एक ही बच्चा आ रहा है जो काम करने वाली एज में आ रहा है, और इससे नुकसान होगा, इससे तो पॉपुलेशन गिरेगी ना, इससे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो तो गिरेगी। लेकिन जो पॉपुलेशन पहले से वर्किंग एज में है वो थोड़ी गिरेगी, वो तो उतनी की उतनी रहेगी ना, वो तो आगे बस उसकी उम्र ही तो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अब इससे क्या होगा कि चाइना की पॉपुलेशन तो गिर जाएगी, मतलब इस जनसंख्या तो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी, कि जैसे जैसे ये वर्किंग वाले लोग हैं, जैसे जैसे वर्किंग वाले लोग हैं, जैसे जैसे बुढ़े होते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे, पॉपुलेशन गिरती चली जाएगी। लेकिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन इनकी बहुत ज्यादा थी ना, वो नहीं रहेगी अब इतनी, और वो जो है कम हो जाएगी, क्योंकि पहले चार थे, पहले चार बच्चे मान लीजिए एक फैमिली में नॉर्मली पैदा हो रहे थे, अब एक बच्चा पैदा हो रहा है। पहले चार बच्चे हो रहे थे, अब एक बच्चा हो रहा है, तो सीधे सीधे 3%, तो 3% बोल रहा हूँ, 3 गुना तो बच्चे गिरी गए, है ना। और 3 गुना गिरने का, एक फैमिली से 3 गुना गिरने का मतलब है पूरे देश से देखिए कितने गुना गिर जाएंगे, तो इनकी पॉपुलेशन वैसे ही नीचे गिर जाएगी। तो ये जो पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इनकी बहुत तेजी से गिर रही है। इसी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, चाइना की जीडीपी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए अभी कुछ दिन पहले जब चाइना, मैंने आपको क्या बताया, 90s के दौरान, 85 से 90s के दौरान चाइना ने वन चाइना पॉलिसी जो है लागू की। लेकिन अब क्या हुआ, चाइना ने अभी कुछ दिन पहले टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की। वन चाइल्ड पॉलिसी जब की थी, टू चाइल्ड पॉलिसी अभी की थी कुछ साल पहले, करीबन 2-3 साल पहले। क्यों? क्योंकि जब इनकी वर्किंग पॉपुलेशन गिर रही है ना, तो चाइना ने क्या सोचा, हम टू चाइल्ड पॉलिसी कर देते हैं, जिससे अब एक बच्चा नहीं, अब आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हो, 2 बच्चे करने ही होंगे आपको पैदा, है ना। तो उससे क्या होगा, पहले जो एक बच्चा वर्किंग एज में आ रहा था, 2 आएंगे, लेकिन लोग जो है करने को तैयार ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि लोग जो है एक ही बच्चे से कंफर्टेबल होने लगे, उनको जो फैसिलिटीज मिल पा रही थी, जो उनको सुविधाएं मिल पा रही थी एक बच्चे के होने से, वो फिर आगे नहीं मिलेंगी। उनके जो रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, जब 2 बच्चे होंगे तो 2 लोगों में बटेंगे, पहले एक ही को देने पड़ रहे थे सारा कुछ। तो इस वजह से लोग जो है कंफर्टेबल हो गए। चाइना ने पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया, फिर चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वर्किंग एज में आए। लेकिन लोग जो है इतने कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि लोग ही तैयार नहीं हो रहे कि हम जो है और बच्चे पैदा करें। इसकी वजह से जो है, जब लोग तैयार नहीं हो रहे तो बच्चे कहां से आएंगे, तो बच्चे आ नहीं रहे। इस वजह से क्या है, चाइना के जो वर्किंग एज है नीचे नीचे गिरती चली जा रही है ना, नीचे नीचे गिरती चली जा रही है। उससे क्या होगा कि इनकी जीडीपी ग्रोथ भी जो है धीरे धीरे गिर जाएगी, क्योंकि जीडीपी किससे आएगी, जीडीपी जो होगी देश की, जो देश की वो होगी आपकी इकोनॉमी होगी, वो किससे बढ़ेगी, जो लोग काम करेंगे उसी से तो बढ़ेगी ना। और लोग काम करने के लिए लोग जो है होने भी चाहिए। पर तो चाइना में क्या हो रहा है, लेकिन चाइना में लोग जो है धीरे धीरे काम करने वाले कम होते चले जा रहे हैं। यही परेशानी किसी जापान के साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग वहां पे शादी ही नहीं कर रहे। जापान में लोग जो है शादी करने को राजी नहीं हो रहे। शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से आएंगे, और बच्चे नहीं आएंगे तो पॉपुलेशन कैसे होगी। तो वहां पे लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। यही वाली प्रॉब्लम जापान के साथ हो रही है। लेकिन जापान की बात अलग हो जाती है, लेकिन चाइना की बात अलग हो जाती है। इनकी पॉपुलेशन इनके पास पहले से बहुत सारी थी, उनकी पॉपुलेशन पहले इतनी बहुत ज्यादा नहीं थी पहले ही, लेकिन फिर भी उनके यहाँ भी गिरावट हो रही है, और इसी में इनके यहाँ भी गिरावट हो रही है। और इंडिया को जो है इतनी इंप्रूवमेंट क्यों मिल रही है, इंप्रूवमेंट क्यों मिल रही है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है अभी वर्किंग एज में आई है। 75% के आसपास जो इंडिया की पॉपुलेशन है अभी वर्किंग एज में है, और अभी थोड़ी पॉपुलेशन आएगी भी। अभी तो बढ़ ही रही है हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी जनसंख्या कानून है नहीं ऐसा कोई, समझ रहे हो आप। तो हमारे यहाँ तो अभी चल रहा है। तो ये कुछ नुकसान भी होते हैं जनसंख्या कानून लगाने के, जो जनसंख्या निरंतर कानून मतलब रोकने के, है ना, जनसंख्या को रोकने के जो कानून, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। हालांकि फायदे भी होते हैं कि इतने सारे लोग, इतनी सारी पॉपुलेशन इंडिया की है, उससे परेशानी भी तो है, उससे जॉब भी तो नहीं मिल पा रही हर किसी को। तो इसी वजह से तो बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारे इन्वेस्ट करें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। उसको कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी है। फायदे भी बहुत सारे हैं, नुकसान भी दो चार है उसके, ठीक है। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपने पूरा बोर्ड देख लिया होगा और आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और आपने अपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे इस रिलेटेड। अगर अभी नहीं किए हैं
तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। आपके पास तो ऑप्शन होता है 2x या फिर 1.75 ऐसे करके तेज करके देख सकते हैं। स्पीड तो तेज करके देखिएगा, पहली बार में मत देखिएगा तेज करके, वरना फिर बहुत सारी चीज ऐसी होंगी जो आप समझ नहीं पाओगे। दूसरी बार में अगर आप नोट्स बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तब तेज करके देखिएगा, क्योंकि आपको जब आइडिया होगा कहां पे मैंने क्या बता रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी जो वीडियोस है इसको लाइक करें, इनको शेयर करें और हमको सपोर्ट कर दें। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे और आशा करता हूं आप सब लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखोगे और पूरी तरह से तैयारी में अब झुक जाओगे और पूरी कोशिश करोगे कि आपको इस साल में जॉब मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम को करंट अपडेट की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।